अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान ज़फ़र खान, आपके अपने प्रोग्राम अनवीलिंग स्टार में। जिस तरह से हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर एक सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया माइंडफुल लाइफ। माइंडफुल लाइफ के अंदर माशाल्लाह जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया डॉक्टर साबिर हुसैन साहब ने, और पूरा उनका ये इस सीरीज़ के हवाले से, इसके डिफरेंट एपिसोड्स के हवाले से, ये क्या है माइंडफुल लाइफ होती क्या है, किस किस तरह से इंसान को, आज के हर इंसान को इसकी ज़रूरत है। फिर उसके बाद उसके सेकंड एपिसोड के अंदर कि जी मैनेजमेंट के हवाले से, सेल्फ़ मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, दूसरी मैनेजमेंट है, उस हवाले से। फिर सेल्फ़ क्या है, सेल्फ़ को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेकंड एपिसोड में डिफ़ाइन किया। और हमने अपने हर एपिसोड के अंदर आप तमाम व्यूअर से ये रिक्वेस्ट की कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, आपके जो मसाइल हैं उसको आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हमने अपना नंबर भी आपको शेयर किया है 034421075116। इस पे आप हमें अपने मसाइल भेज सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर अपने मसाइल को लेके पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं। हमारे जो डॉक्टर साबिर हुसैन साहब हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट, वो इस प्रोग्राम के हवाले से, इस सीरीज़ के हवाले से आपकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया जा सकता है, उसका हल दिया जा सकता है, आपके मसाइल को हम हल करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम आपसे रिलेटेड वो हमारे किसी और भाई से रिलेट करती हो, और वहाँ पर उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम वो भी उस चीज़ को उस हिसाब से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके उस मसाइल से कहीं ना कहीं मुस्तफ़ीद हो सकता है और हल कर सकता है। आइए हम आपको लेके चलते हैं डॉक्टर साबिर हुसैन साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जज़ाकल्लाह सर। हम जिस तरह से माशाल्लाह लेके चल रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी इस माइंडफुल लाइफ सीरीज़ के हवाले से, और इसमें हमने आज का इंसान और प्लस सेल्फ़ मैनेजमेंट और सेल्फ़ क्या है, इंसान क्या है। फिर मुझे नहीं मालूम कि आज तो आपने एक सरप्राइज़ रखा हुआ था कि बताऊंगा कि आज की इस एपिसोड के अंदर हमें क्या करना है, किस चीज़ को लेके चलना है। आज का क्या इरादा है सर, कौन सा हम लेके वो हम मुख्तलिफ़ बातें करते रहेंगे, फिर बाद में उसको कोई नाम दे देंगे कि भाई ये नाम है उसके हवाले से। तो अब जैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि हमारी जो लास्ट एपिसोड थी वो हमने थोड़ा सा सेल्फ़ मैनेजमेंट के हवाले से कि सेल्फ़ क्या है, मैनेजमेंट के लिए हमें किन टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उसको गड़बड़ करती हैं। हाँ, मतलब 6 डायमेंशंस कह लें, 6 एस्पेक्ट्स कह लें, 6 एंगल्स कह लें, मतलब वॉट एवर आप उसको कुछ भी नाम दे लें। जो इंसान जो है या सेल्फ़ जो है वो 6 हिस्सों में हमने उसको बांटा था, डिवाइड किया था, फिर हमने समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से। एक रिवीजन के तौर पे दोबारा दोहरा देता हूँ। फिज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और स्पिरिचुअल। बिल्कुल सही। इसमें हर डायमेंशन एक दूसरे से जॉइंट है, रिलेटेड है, अलाइंड है। किसी एक जगह गड़बड़ होगी उसका इफेक्ट हर जगह पड़ेगा। लेकिन इन 6 डायमेंशन में जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो स्पिरिचुअल है। जब तक स्पिरिचुअल पावर्स हमारी बढ़ी हुई नहीं होंगी, इन्हेंस नहीं होंगी, उस वक्त तक बाकी के जो 5 डायमेंशंस हैं वो एक रूटीन लाइफ को तो फॉलो कर लेंगे, माइंडफुल लाइफ की तरफ नहीं जा पाएंगे। सोल सेटिस्फाई नहीं होगा। सोल जब तक सेटल नहीं होगी हमारी, जब तक हमारी रूह का इत्मीनान कह लीजिए, रूह की तस्कीन नहीं होगी। कह लीजिए, को नाम मैंने कहा डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी उस वक्त तक बाकी के तमाम तर चीज़ें मैं नहीं समझता कि वो हमारे स्पिरिचुअल से, रूहानी उससे रिलेट करता है। बिल्कुल सही। आप जिक्र किया था कि पुराने लोगों के हवाले से, तो पुराने लोग के हवाले से ज़ाहिर उस वक्त चीज़ें भी कम थी, मसाइल भी कम थे, नौयत भी उनकी अलग थी। तो अब ज़ाहिर नौयत बदल गई है और हम फोकस कर रहे हैं आज के इंसान को, आज के इंसान के मसाइल के हवाले से। बिल्कुल सही। उसमें हर शख्स का मसला अलग है, हर शख्स का जो इशू है वो अलग है, वो अलग एंगल से उसको इंटरप्रेट कर रहा है। उसकी जो रिसोर्सेज हैं वो अलग हैं, उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर अलग है, उसका पर्सनैलिटी मेकअप अलग है। तो जाहिर है कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा अलग अलग नहीं, हमने तो जनरलाइज बातें करनी है जो यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्मली हर एक के ऊपर इम्प्लीमेंट होती हैं, सही। इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ है, कौन है, क्या कर रहा है। वो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो सब उसको अप्लाई करके अपनी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुकून पा सकते हैं उसके। बिल्कुल सही। तो आज अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक थोड़ा सा उसको एलिब्रेट करने के लिए, कि जो हमने पिछली किस्त में बात की थी 6 एंगल्स की, डायमेंशंस की। अब जैसे आज हम थोड़ी सी बात कर लें कि फ़िज़िकल जो हमारा डायमेंशन है या फिज़िकल बिल्कुल सही। एंगल है,
उसमें हम बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, वो उसमें ज़फ़र मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा सा बताइए नाज़रीन को, क्योंकि ये एक कॉमन फैक्टर है ना जिस्मानी सेहत के लिए, जिस्मानी बेहतरी के लिए, जिस्मानी फिजिकल मैनेजमेंट उसको कहेंगे। के हवाले से कैसे आप उसको। बिल्कुल, फिजिकल मैनेजमेंट में सर एक तो हमारे पास आ जाता है कि हम अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल कैसे करते हैं, और प्लस हम अपनी केयर करते हैं या नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी केयर ही नहीं करते, ये भी एक देखा गया है। अच्छा, एक तो ये होता है कि वो सेंस रखते हुए नहीं करते, एक चलो जिनको सेंस ही नहीं होती या जिनको पेशेंट कह सकते हैं, या वो दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह के पेशेंट होते हैं कि उनकी दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता, वो एक अलग ही वो हो जाते हैं लोग। हम अगर जनरल की बात करते हैं तो जनरल के अंदर भी मोटी टिप्स आप क्या नाज़रीन को देंगे कि एक फ़िज़िकल जनरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, जिसमें एक इत्मीनान रहे कि भाई हमारा ये एरिया सेट है। सर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है। अगर हम किसी बीमारी के शिकार हैं तो हमने सबसे पहले अपने टेस्ट अगर एक रूटीन के अंदर आफ्टर एवरी कपल ऑफ मंथ नहीं करा सकते, आफ्टर एवरी 6 मंथ तो करा सकते हैं, साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो करा सकते हैं। हमने अपने कंसल्टेंट से रजू करके अपने टेस्ट करा लिए कि हमें कोई डायबिटीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और डिजीज़ तो नहीं है। इसमें भी थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर लीजिए कि देयर आर सर्टेन इश्यूज विच आर एज रिलेटेड आल्सो। तो डेफिनेटली जैसे एक यंग एज का जो एलिमेंट होता है, जो समझ लीजिए 30-35 साल की उम्र तक का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक हेल्दी मतलब एरिया होता है लाइफ का कि बिल्कुल सही, उसकी बॉडी का फिजिक का डेवलप होना शुरू होते हैं वो 30-35 के बाद। यानी कि 40 प्लस के जितने भी लोग हैं उनको कम से कम ये कंसल्ट करना चाहिए, कंसल्टेंट से कंसर्न करना चाहिए। मैंडेटरी कहा जा रहा होता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर अगर मैं बात करूं तो 40 के बाद कुछ चीज़ें मैंडेटरी हो जाती हैं फिजिकल हेल्थ के हवाले से। यानी कि उसको अगर हम एज वाइज डिवाइड करते हैं तो वो 2 हिस्सों में मेरे हिसाब से जाके डिवाइड होती है, कि जो इनिशियल एज के अंदर है, जो कि टीन एज के बाद और 35 के तक, 35 प्लस तक, उसमें क्या है कि उसमें वो अपनी फ़िज़िक को अगर लेते हैं तो एक तो ये होता है कि अपनी डाइट को मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है, उल्टी सीधी सारी चीज़ें खाते हैं। उसके बाद फिर वक्त के साथ आगे आने वाले वक्त में एज के अंदर फिर वो डिफरेंट टाइप की डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने वेट इंक्रीज़ कर लिया, बैली इंक्रीज़ कर ली, फिर उसको कम करने के लिए कोशिश करते हैं, तो वही केयर अगर पहले कर लें, अपनी डाइट के अंदर केयरिंग हो गई। उसके साथ अगर हम 35 प्लस वालों की बात करते हैं जो कि उनके लिए नेसेसरी है, या 40 प्लस की बात करें, एक उन चीज़ों को एलेबरेट कीजिए। देखिए मैनेजमेंट कहीं पे भी किसी चीज़ की करें ना, तो उसको थोड़ा सा कोशिश जो सबके अंदर कॉमन है, तो ना सिर्फ सबके अंदर कॉमन हो, और उसको अगर हम कोशिश करें, जैसे अभी भी हम ये सीरीज़ अपनी एक कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक शक्ल देकर लोगों तक पहुंचाएं, तो उसमें भी कोशिश मेरी यही है कि उसको दाएं बाएं होने से रोका जाए, बिल्कुल सही, एक ट्रैक में रखा जाए, और ट्रैक में स्टेप वाइज हम उसको लें तो हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड तो फिर सबके लिए कॉमन जो है, स्टैंडर्ड में 2 चीज़ें, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, ये स्टैंडर्ड है सबके लिए। जो साल के बच्चे के लिए भी लागू होते हैं, 40 बिल्कुल कि सुबह का नाश्ता नेसेसरी है, जो कि आजकल की जनरेशन नहीं करती। डाइट हमारी जो है वो हर एज में वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, और इस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो नेसेसरी हैं, फील्ड एक्सेसरीज हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड हैं, ये सब के लिए है, ये सब के लिए ये कॉमन है, इसके लिए ज़रूरी है। प्लस उसके साथ साथ हम अपनी आँखों को कितना रेस्ट दे रहे हैं, जो कि आजकल एक वो चल निकला है कि जी मोबाइल का यूज़ रात को भी, दिन को भी, सुबह को भी, इसको हम कितना अपनी आँखों को कितना रेस्ट दे रहे हैं। हमने चलो अगर एक स्क्रॉलिंग करनी है, अगर देखना ही है, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ है या वैसी जनरल स्क्रॉलिंग, एक आदत सी होगी जब एक चीज़ हाथ में आए तो, लेकिन हम उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हद हो गई ले लिया, उसके बाद के साथ ना करें, उसके बाद इस बेचारे को भी रेस्ट दें और ख़ुद को भी रेस्ट दें। क्योंकि हम आज के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, अब तो वो 3 साल का बच्चा भी मोबाइल लेके बैठा है, 100%, और 80 साल ये तो कॉमन हो गया ना, का बूढ़ा भी लेके बैठा हुआ है ना। उसमें जाहिर है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हर 15 मिनट के बाद 5 मिनट का रेस्ट दे दें, यानी आप आँखों को छोड़ दें, ढीला छोड़ दें उसके अंदर। वो आप किसी भी उम्र से उसको ताल्लुक़ हो, तो आपको मतलब फ़िज़िकल हेल्थ आपकी बहुत बेहतर रहेगी। ये जो न्यूरॉन्स आपके हैं, ये मैसेज या सिग्नल जो दे रहे हैं, वो उसमें थोड़ा सा सुकून पड़ जाएगा उसके अंदर। लेट नाइट जो है दैट शुड बी अवॉइडेड, आइडियली इट इज़ अवॉइडेड एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल हु आर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव।
वहाँ पे एक आ जाता है कि वो जैसे आप देख लें कि हमारे मज़हब में भी यही कि रात की इबादत या नफली इबादत जो है उसमें उसकी कबूलियत या उसका ये समझ लीजिए कि उसकी एफिकेसी जो है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। डिपेंड करता है कि ये वो चीज़ है कि जो हर एक के लिए नहीं बनी। बिल्कुल सही। नॉर्मल हालात कोशिश करें कि अपना एक टाइम पैटर्न जो है उसको डेवलप, उस टाइम टेबल के हिसाब से चले। आपने 6 से 8 घंटे की नींद मैंडेटरी है आपको, और वो रात की नींद आइडियल है। रात की 6 घंटे की नींद दिन की 12 घंटे की नींद से बहुत बेहतर है। तो ये चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए कि जिससे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ कम मतलब मुतासिर होगी। डाइट में जो आजकल क्रेज़ बन गया है कि आपको एक गली के हर नुक्कड़ पर, हर कोने पर, हर दुकान में आपको जो सो कॉल्ड फ्राइड आइटम जो मिल रहे हैं ना सारे, और आपको नहीं पता कि वो किस चीज़ में फ्राई हो रहे हैं, वो चर्बी में फ्राई हो रहे हैं। वो जो जानवरों की चर्बी में अगर नहीं होगा तो टेस्ट भी नहीं आता ना उनको, वो टेस्ट देने के लिए तो ये करते हैं जानबूझ के। वो ये कि वो ज़्यादा चलती है ना। अब ऑयल डालेंगे तो ऑयल तो दो किस्तों में ख़त्म हो जाना है उसने, तो वो कहाँ से उसका खर्चा पूरा करेंगे। तो इसकी साइकिलिंग चलती रहती है। चलती रहती है। तो अब आप ये सोचिए कि ये जो जहर आप उड़ेल रहे हैं इस हवाले से, तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम करेगा। तो वो सारी चीज़ें उसको कर्टेल कैसे करना है, ये हर शख्स का अपना मसला है। बिल्कुल सही। वो जब तक आप कर्टेल नहीं करेंगे उस वक्त तक फिर समझ लें कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ उसने इम्पेयर्ड ही होना है उसके अंदर। बिल्कुल सही। और कोई पॉइंट ज़फ़र आप बताएंगे इस हवाले? जी डेफिनेटली सर, लाइक जिस तरह से लेट नाइट स्लीपिंग है, जागना है, रात को देर से सोना है, सुबह लेट उठना है। अक्सर ये अब आदत हो चुकी है अक्सर घरों के अंदर कि पेरेंट्स भी सख्ती नहीं करते और बच्चे भी जो है वो 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठ रहे होते हैं। उनकी फिर डेफिनेटली सोने की टाइमिंग फिर उसी तरह से सुबह 5-6 बजे सो रहे होते हैं। उन्हें तो वो नींद के तो वो आवर्स पूरे करने होते हैं, और वो जो सोने का टाइम है वो उस वक्त सो नहीं पाते, और जब उठने का टाइम है उस वक्त उठ नहीं पाते। तो उसकी वजह से उनका देखें टोटल स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। ब्रेकफास्ट डिस्टर्ब हो गया सर, लंच डिस्टर्ब हो गया, लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, और जो डिनर के टाइम पे उनका लंच हो रहा है। अब डिनर कब हो रहा है? रात के उस टाइम पे हो रहा है जो खा के सिर्फ सो जाना है और कुछ भी नहीं करना, कोई एक्टिविटी नहीं है। जबकि इस चीज़ के लिए मेडिकल आप डॉक्टर हैं, वो भी मना होता है कि आपने जो खाया उसके लिए आप उसको डाइजेस्ट होने के लिए डेफिनेटली टाइम देना। वो टाइम तो उस बेचारे को मिला नहीं, तो उसमें तो फिर उसने डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हमारे अंदर क्रिएट कर देनी है। हमारे लोगों में एक अलमिया उसको उर्दू में बड़ा अच्छा लफ्ज़ दिया गया है, बसियार खोरी का, जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में इसको बिंज ईटिंग या बसियार खोरी। यानी हम थोक के हिसाब से खाते हैं, और मतलब मुख्तलिफ लोगों का क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे। मतलब क्वांटिटी पे जाते हैं। समोसा खाना है तो 2 की जगह 4 खाने हैं, निहारी खानी है तो नली मगज़ निहारी खानी है, स्टमक फुल हो जाए बस, और वो फिर उसके साथ 2 रोटियां खानी है। मतलब एक आप उसको नाम दें, वो जब तक यहाँ तक नहीं आ जाता उस वक्त तक वो साथ एंड नहीं करना उसके अंदर। तो ये सब चीज़ें गड़बड़ है। एक तो खाना गड़बड़ खा रहे हैं, फिर उसकी क्वांटिटी भी आप डबल ट्रिपल क्वांटिटी भी एक्स्ट्रा ली हुई है। बिल्कुल सही, जो आपको आगे चल करेगी। यहाँ पे फिर मैं लोगों को कहता हूँ कि आप ट्रांसफॉर्म करें। आपको ज़्यादा खाना है ना, आप इकट्ठा 6 केले खा लें, बजाय 6 रोटियां खाने के 6 केले खा लें। 6 अंडे बॉयल करें, वो 6 अंडे बॉयल करके खा लें। वो आपको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, उसका कहीं कोई नुकसान नहीं है। यानी आप कहीं पे भी दूर दूर तक नुकसान नहीं है। हाँ, प्रोवाइडेड दैट आप किसी बीमारी का शिकार ना हो, आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ ना हो, आपको शुगर ना हो, वो एक अलग कहानी है। पता चला आप मुझे कह रहे हो कि भाई आपने तो कहा था 6 केले खा लो, और तो 200 से 400 पहुँच गए। तो भाई मतलब ये बेसिक्स आपकी अगर नॉर्मल हैं, बिल्कुल अपनी आइडियल स्टेट पर हैं, तो आप बड़े आराम से इस तरह की चीज़ें हेल्दी चीज़ों के ऊपर जाया जा सकता है। हेल्दी चीज़ों पे खा लें, बिल्कुल सही, हेल्दी डाइट पे आ जाए, स्विच कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी आ जाती है कि लाइक एज जिस तरह से मेडिसिन्स का जो टाइम होता है, रूटीन मेडिसिन्स जिसकी भी तकरीबन हर दूसरे बंदे की चल रही होती हैं, वो उसको अपने टाइम पे नहीं लेते। हाँ, ट्रू। ठीक है, अगर डॉक्टर ने डिस्क्राइब किया है कि ये सुबह लेनी है, तो वो सुबह की जगह शाम को ले रहे हैं कि जी सुबह क्यों नहीं ली थी, और जी सुबह मेरी आँख नहीं खुली थी, मैं भूल गया था। अब बाकी चीज़ें नहीं भूलते हम, ये चीज़ भूल जाते हैं। ये भी तो हेल्थ से रिलेट करती है ना,
ठीक है, हमने ब्लड प्रेशर की टेबलेट नहीं ली, मेडिसिन यूज़ नहीं की, और हमने ऐसी डाइट ले ली, ऐसी चीज़ें खा ली, और फिर हम कह रहे हैं हमारा शूट करेगा डेफिनेटली। जिस चीज़ खाने की थी, डायबिटीज़ की टेबलेट नहीं ली और डायबिटीज़ से रिलेटेड हमने चीज़ें खा ली कि जी वो भूल गए थे हम। जो उस वक्त खा रहे हैं वो तो हम नहीं भूल रहे हैं, वो हम खा रहे हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, और जो उससे उसको कंट्रोल करने वाली चीज़ है वो हम नहीं खा प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ जो है वो हम नहीं ले रहे। बिल्कुल। तो ये जो सेल्फ मैनेजमेंट का जो पहला जुज़ है फिजिकल मैनेजमेंट, तो ये उसके लिए ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हमने करनी है, छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी है। इसीलिए आई थॉट कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। पता सबको होती है, अमल कोई नहीं, पता सबको होती है, लेकिन रिवीजन देते रहना चाहिए। विजन दे देते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ से मैं एक छोटा सा ब्रेक की इजाज़त चाहूँगा आपसे, और ब्रेक से वापस आके इसके रिवीजन के लिहाज से और हाईलाइट के लिहाज से पॉइंट्स को पर डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को डॉक्टर साहब के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे, हाईलाइट लेना चाहेंगे, जिस तरह से हमने फ़िज़िकल मैनेजमेंट के हवाले से बात हो रही है। जी साबिर भाई, फ़िज़िकल मैनेजमेंट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो फ़िज़िकल मैनेजमेंट के ऊपर हमने ये कि हमें क्या क्या चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए, किस किस चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अक्सर तो मैंने ये देखा है कि छोटा मोटा सर में दर्द है, लोग अवॉइड कर देते हैं। किडनी में कोई हल्का सा पेन हो रहा होगा, अवॉइड कर देंगे। कान में कोई तकलीफ़ आ रही होगी, हल्का सा पास आ रही होगी, अवॉइड कर देंगे। आंखों में हल्का सा वो रेडिश होगा। यहाँ तक देखा है कि अगर कोई बाइकर है, बाइक यूज़ करता है, बाइक राइड करता है, वो हेलमेट यूज़ नहीं करेगा। ये भी तो इंसान की हेल्थ फिटनेस का पार्ट है। इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। अच्छा, अक्सर यंग जनरेशन को आपकी तरफ से मैं ये मैसेज दिलवाना चाहूँगा कि सिग्नल ब्रेक करके निकलना है। कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा रिस्क है सर। वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर रहे, वो अपने 100% रिस्की शॉट है। कोई गाड़ी अचानक से आगे और ऐसा होता है, कोई गुंजाइश नहीं कही जा सकती। अब उसमें इससे आगे इवन इफ यू आर इन सम इमरजेंसी, इवन देन यू नीड टू बी मतलब होल्डिंग एट द सिग्नल। आपको रोकना है। रात के 2 बजे भी अगर कोई गाड़ी आपको दूर नज़र नहीं आ रही, सिग्नल रेड है, आप रुकेंगे। आपने सिस्टम को फॉलो करना है, वो आपकी सेफ्टी के लिए बना है। सिस्टम नेचर से है, और हम इसीलिए सेफ्टी के लिए बनाया गया है ना। हाँ, अगर नहीं है कहीं जहाँ सिग्नल नहीं लग रहा या आउट ऑफ, सडनली कुछ भी हो सकता है। वो फिर एक अलग इशू है कि उस पर तो आप फिर दाएं बाएं देख के चलेंगे। बिल्कुल सहूलत फॉर यू, उसको अवेल किया जाए, उसके अंदर वो अवेल करना ज़रूरी है। अच्छा, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड सारे पॉइंट्स अभी वक्फे से जाने से पहले हमने डिस्कस किए, तो उसमें बेसिक चीज़ें जैसे आपने बता दी, नींद है, भूख है, फिर इसी तरह से जो हमारा वर्कलोड है, जो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्पेयर कर रहा होता है। हम किसी भी किस्म की लालच में आकर अपने आप को ओवरवर्क कर लेते हैं, व्हाटएवर। अब वो लालच 90% फाइनेंस की होती है, तो उस चक्कर के अंदर उसका इम्पैक्ट दिन रात हराम कर दिया। हाँ, वो उसका इम्पैक्ट हमारी फिजिकल हेल्थ पे पड़ रहा होता है कहीं ना कहीं। और ये हम अपनी पिछली किसी एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं। पोटेंशियल, अपने आप को जानो। बिल्कुल सही। और पोटेंशियल कितना जानेंगे कि भाई हमारी कैपेसिटी इतने सीसी का इंजन हमें अल्लाह ताला ने दिया है, हम इसको नहीं कर सकते, हम इसमें वो मतलब इससे ज़्यादा रफ्तार हम नहीं बढ़ा सकते, तो हमें नहीं बढ़ानी। बिल्कुल सही। हमें उसको बराज़ा और रग़बत कबूल करना है, और कबूल करके उसके हिसाब से अपना पेस ऑफ वर्क, पेस ऑफ लाइफ वो सब डेवलप करनी है। नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे सारे एरियाज़ पे पड़ेगा, और डेफिनेटली फिजिकल एरिया पे भी पड़ेगा। बिल्कुल सही। वो इम्पेयर्ड होगी सारी की सारी। और खुसूसन व्हेन यू वक्ती तौर पे तो हो सकता है हमारी नीड को पूरा कर दे, लेकिन वो आने वाले वक्त में हमें इतना वीक कर चुका है कि हमें उसका डबल पे ऑफ करना होगा। जनाब वो आपने उसके लिए जो 2-4 लाख रुपए जमा किए हुए होते हैं ना, हो सकता है 8-10 लाख वापस पे कर लेके जाता है फिर वो बाद में। तो नहीं, आदमी अपने आप को थोड़ा सा महदूद करे, और उसके हिसाब से अपनी लाइफ का गोल खुद सेट करे, और उसके हिसाब से चले। उसी को माइंडफुल लाइफ कहा जाता है। बिल्कुल सही। साबिर भाई देखिए, एक डॉक्टर जो है, अगर एक डेंटिस्ट डॉक्टर की बात करें, डेंटल डॉक्टर की बात करें, तो वो कहते हैं कि जी सुबह आपने उठ के ब्रश करना है, और रात को सोने से पहले ब्रश करना है आपने। सुबह का ब्रश तो मेरे ख्याल में 99 या 90% लोग करते ही हैं, लेकिन रात का ब्रश मेरे ख्याल में 30% भी कोई नहीं करता होगा। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि वो भी तो आपकी हेल्थ फिटनेस का हिस्सा है, उसके ऊपर भी केयर नहीं करते। नहीं, कोई डेंटल केयर तो है ही नहीं ना यहाँ पे। डेंटल केयर नहीं है।
वो डेंटल केयर होती तो फिर वो पान, गुटखा, छालिया, मावा, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। खैर बहरहाल वो एक अलग चीज़ है। हमारा काम बात को आगे रख देना है और उस बात को आगे रख कर फिर हमने अपनी बात को ख़त्म कर देना होता है। बाकी अल्लाह ताला उनके दिल में जो है वो, किसी दिल में किस बात से क्या असर डाल दे, क्या तब्दीली आ जाए, वो अल्लाह बेहतर जानता है। हमारा काम है तबलीग करना, कौन हमारा कितना काम ईमान बस लाता यही है। उसको बात को आगे फैला देना है बस। ये फिज़िकल हवाले से। फिजिकल फिटनेस में और क्या क्या चीज़ें आप डिफाइन करेंगे सर, या इसको फिजिकल मैनेजमेंट के अंदर लाएंगे अब हम? ये फिज़िकल मैनेजमेंट के हवाले से जैसे अभी आपने एलोब्रेट कर दिया, दोबारा रिपीट कर लें। नींद, भूख और उसके साथ साथ वर्क, जो हमारा वर्क है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए हम उम्र के किस हिस्से में हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें फ़िज़िकल वर्कअप, वो आप 80 साल के हों या 10 साल के हों, आपको फ़िज़िकल वर्कअप किसी भी शक्ल में करना है। इफ़ यू आर यंग तो आप उसको एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते रहें। अगर आप समझते हैं कि आप ओल्ड एज में आ चुके हैं, आपने तब भी करना है, छोड़ना नहीं है उसको, चाहे आप सिंपल वॉक क्यों ना करें। और कुछ नहीं कर सकते तो आप 40-50 मिनट की डेली वॉक करते रहें। वो आपको बेनिफिट करेगा। आपके बॉडी के तमाम जो ऑर्गन्स हैं उनको वो मूव ऑन हो रहे होंगे। वो आपको एक्टिव फ्रेश रखेगा, फ्रिक्शन से आपको बचा के रखेगा उस पर। तो ये सब चीज़ें अगर हम बेसिक साथ साथ लेके चलते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, तो हम बड़ी हद तक अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। अब जो 6 एरियाज़ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ मचती है। जैसे फ़िज़िकल एरिया में तो हमने वेल डिफाइंड हमने उसको बाउंड्रीज दे दी ना, ये करना है, ये नहीं करना है, डूज़ एंड डोंट्स हैं। और ज़्यादातर लोग डूज़ एंड डोंट्स को फॉलो करते हैं। बिल्कुल ये करना, ये नहीं करना, उनमें से जो जिन्होंने करना होता है उसको कर लेते हैं। गड़बड़ आती है हमारे जो बाकी के एरियाज़ हैं। इकोनॉमिकल एरिया में भी किसी हद तक फॉलो कर लेते हैं, जेब में पैसे ही नहीं होते तो क्या करें, मतलब भले दिल चाह रहा हो लेकिन नहीं है पैसे तो वो रुक के बैठना पड़ता है उनको। गड़बड़ आती है इमोशनल एरिया में, गड़बड़ आती है साइकोलॉजिकल एरिया में, और गड़बड़ आती है सोशल एरिया में। अब वो पैसे हों या ना हो, अब सोशली पूरे ख़ानदान, पूरी बरादरी, पूरे मोहल्ले को हमने नाक दिखानी है अपनी। मतलब 4 डिशें खिलानी है। कोई मर गया तब भी खिलानी है, कोई बच्चा पैदा हुआ तब भी खिलानी है, कोई शादी हुई तब भी खिलानी है हमने। भले चादर छोटी पड़ जाए, वो मतलब कुछ भी हो, वो हमने मतलब लोगों को मुंह देना है। लोग क्या कहेंगे, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं पूछा, तो वहाँ पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। अब वो चीज़ जो है पीछे लिंक कर रही होती है हमारे इमोशनल एरिया से, हमारे साइकोलॉजिकल एरिया से। तो अगर हम उसको और थोड़ा सा समेटें तो फिर घूम फिर कर बात आ जाती है, हमारा इमोशनल एरिया वीक होता है, हमारा साइकोलॉजिकल एरिया वीक होता है, हम लॉजिक पे नहीं चल पा रहे होते हैं। और जब लॉजिक पे आप नहीं चलेंगे, जो भी हमने पहले कुछ देर पहले बात की थी कि सच और सही पे चलना है हमने, बाकी अपनी पसंद नापसंद को हमने बाला ताक रखना है। तो लॉजिक पे ना चलने वाले लोगों का जो एंड रिज़ल्ट होता है वो फिर थोड़ा सा गड़बड़ होता है, वो कहीं ना कहीं घिच पिच सामने आती है, तो वो फिर उस वक्त देर हो चुकी होती है। तो अब ये जो 2 एरियाज़ हैं, इन दोनों एरियाज़ में हमें ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्कअप की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी बाउंड्रीज़ कोई नहीं, इनमें कोई वेल डिफाइंड नहीं है कि आपने बादाम अखरोट खाना है, इनमें ये नहीं है कि आपने 50 मिनट तक पैदल चलना है, इनमें ये नहीं है कि आपने ये नहीं खाना। अब इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब नहीं करना, ये मैं खुद मैनेज करना है। ये यहाँ पे फिर वही बात आ गई, खुद आ गई की। और यहाँ पे ये तो अभी जो हमने फिज़िकल एरिया में बात की, ये तो जनरल रूल है, वो अमेरिका का रहने वाला हो या इंग्लैंड का या पाकिस्तान का, उसके लिए एप्लीकेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। इमोशनल एरिया में, साइकोलॉजिकल एरिया में अलग अलग जज्बात हैं, अलग अलग एहसासात हैं, अलग अलग ख्वाहिशात हैं, और अलग अलग फिर नज़रियात हैं हमारे, अलग अलग फ़िलासफ़ीज़ हैं, उसके हिसाब से हम चल रहे होते हैं। तो वहाँ पे गड़बड़ आ जाती है। वहाँ पे ज़फ़र अब थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा कि अब आप मुझे बताइए कि इमोशनल एरियाज़ को या इमोशनल एरिया को या डोमेन को हमने कैसे मैनेज करना है। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें इमोशनल जो है एक ऐसा सेंसिटिव पार्ट है इंसान की बॉडी का, और उसमें इमोशंस जो है वो इंसान के डिपेंड करते हैं जाके रूह से और इंसान के माइंड से। और अगर इसमें सॉल आपका, आपकी रूह जो है, अगर वो सेटिस्फाई होती है आपकी इबादत से, जो कि हम पहले थोड़ा सा डिफ़ाइन कर चुके हैं, एक पार्ट हमारा, ठीक है, जो बिल्कुल बिल्डिंग का बिल्कुल हमारा टॉप होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे इमोशंस में कहीं ना कहीं अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा होता है,
और उसमें जहाँ सब्र देना होता है वहाँ सब्र दे देता है, चाहे वो हमारे अर्निंग के लिहाज से हो, चाहे वो हमें लर्निंग के लिहाज से हो, चाहे हमें कहीं फेलिंग के लिहाज से हो, फेलियर आ रहा हो, या कहीं हम पास हो रहे हैं। तो ऐसा देखें ना, एक बुज़ुर्ग भी कहते हैं और कानून भी यही है कि खुशी को जो है इतने इस लेवल पे ना ले जा के मनाओ कि बाउंड्री से हट जाओ, ठीक है। और इसी तरह से किसी गम के अंदर अपने आप को इतना ना खो दो कि अपने आप से बाहर चले जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये हमारे इमोशंस हैं, इमोशन से रिलेट कर रही हैं। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए वही मैनेजमेंट का नाम है ना, मैनेज करना है, कंट्रोल करना है। इमोशंस को हमारे मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है? मेरे हिसाब से तो इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक मैनेज होते हैं कि अगर हम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी मानने वाले से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अगर हम अपनी इबादत जिस तरह से भी हम कर रहे हैं उसके ऊपर, और प्लस जहाँ हम बिलीव करते हैं उसके ऊपर कि हमारा बिलीव सही है, प्रॉपर है, डामाडोल तो नहीं है। लाइक एज अक्सर ये होता है कि मैंने सुना और बहुत जगह जो है वो फिर किसी बुज़ुर्गों ने टोका भी कि नमाज़ पढ़ ली, पता नहीं अल्लाह ताला वो कबूल करेगा नहीं करेगा। भाई अल्लाह ताला ने कबूल करनी थी तभी तो तुम्हें सजदे के लिए बुलाया, तभी तो नमाज भी पढ़वाई। वरना जिस तरह कुछ लोग और भी थे जिनको सजदे की भी तौफीक नहीं मिली उस वक्त की और उन्हें नमाज नहीं पढ़ी, इसका मतलब अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। ये बिलीव, जब इंसान का बिलीव स्ट्रांग होता है तो बिलीव को हमें स्ट्रांग रखना है। जब बिलीव स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर डाउट टाइप की तो कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। बिलीव आ गया ना, फिर ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो उसमें हमारी रूह को तस्कीन भी साथ साथ मिलती है। अगर दुनियावी लिहाज से हम अपने सॉल को देखें कि जी किसी की मोहब्बत में, चाहे वो औलाद है, चाहे बीवी है, चाहे बहन भाई हैं, चाहे किसी और रिश्ते में, किसी महबूब के रिश्ते में, किसी भी एंगल से किसी बुज़ुर्ग के साथ एक मोहब्बत का एक रिश्ता एक नेचुरल है। अगर वहाँ पर कहीं उसका ब्रेकअप हो रहा है, कहीं टूट रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, तो उसमें इंसान अपनी स्ट्रगलिंग तो अपनी जगह करेगा, लेकिन अपने मन को, अपने उस सॉल को सेटिस्फाई करने के लिए अगर वो अपने दायरे से बाहर ना निकले और लौ लगा ले और वापस उसी राह पे चल पड़े तो वो सब्र दे देता है। हमारे जो बिछड़ जाते हैं रिश्तों में, अल्लाह के पास चले जाते हैं, तो उनके ऊपर भी तो अल्लाह ताला में सब्र दे देता है, ठीक है। और वो ऐसे ऐसे क्लोज़ रिलेशंस हमारे अल्लाह के पास जा चुके होते हैं, जब उन पे आ जाते तो फिर ये क्या मानी रखते हैं। उसमें एक चीज़ और है, ये मैं लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए सवाल छोड़ रहा हूँ। ज़फ़र ने बड़ी अच्छी बात की कि जो लोग बिछड़ जाते हैं अल्लाह ताला सब्र दे देता है। तो दिस इज़ नेचुरल। नेचुरल से मुराद ये कि कुदरत की तरफ से बिन जानिब अल्लाह अगर एक काम हो रहा है तो उसमें सब्र नेचुरल है, खुद ब खुद आ जाता है। यानी अल्लाह ने लिया तो अल्लाह ने दिया, फिर अल्लाह ने आपसे एक चीज़ ली तो उसको अमानत थी, आपको सब्र की शक्ल में, किसी भी शक्ल में वो प्रोवाइड कर दिया। गड़बड़ वहाँ पे होती है जब हमारे आप एक आर्टिफिशियली उसमें मोहब्बत में मुब्तला होते हैं। किसी भी इंसान की, दोस्त हो आपका, महबूब हो आपका, कोई शरीक हयात हो या व्हाटएवर, वो जब फिज़िकली आपके सामने से दूर हो जाए, मरा ना हो, फिज़िकली दूर हो जाता है, वहाँ पे फिर गड़बड़ शुरू होती है सारी की सारी। और वहाँ पे उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, उस चीज़ को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए फिर वो जो मैंने टूल बताया था अभी कुछ देर पहले, सच और सही और लॉजिक, वो जब तक लॉजिकल टूल हमारे पास नहीं होगा हम उसको एसेस नहीं करेंगे। अपनी तमाम तर इमोशंस को खुद हमने एसेस करना है। हम जब तक उनको खुद से एसेस नहीं करेंगे कि व्हाट इज़ लॉजिकल, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, उस वक्त तक हमें चैन सुकून नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि ये हम अगर शुरू से ये प्रिंसिपल अपना डेवलप कर लें, सच और सही का सिर्फ 2 लफ्ज़ में यूज़ कर रहा हूँ। जी, आप बिल्कुल। ये देखें, किसी भी चीज़ को, किसी भी शख्स को आपने जज करना है, सच कितना है और सही कितना है, झूठ है या गलत है, तो फिर आपको कितनी भी मोहब्बत क्यों ना हो वो आपको मुंह की खानी है और आप मुंह के बल गिरेंगे और कीचड़ में रुलेंगे। आप कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लें, आप चाहे उसको मतलब किसी भी शक्ल में आप वो सोने और चांदी और हीरे और जवाहरात सब कुछ कर लें, लेकिन चूँकि अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, तो कोई भी चीज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर चलेगी तो उसने गड़बड़ लेनी है, कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगी।
तो व्हाट आई ट्राई टू मतलब लोगों को सम अप करने के लिए जो समझाना चाह रहा हूँ, तो ये जो सवाल मैंने आप तक डाला कि ये जो 2 एरिया सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, इनके लिए, इनको कंट्रोल या होल्ड करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए सिर्फ एक ही जंजीर है, और वो आप सच और सही का प्रिंसिपल है जो अल्लाह के नबी ने हम तक पहुंचाया। अब अगर हम उसको प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो फिर हमारे इमोशंस चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, जब वो इस भट्टी में से गुजरेंगे, एडिटिंग की भट्टी में से गुजरेंगे और फिल्टर होकर चीज़ें सामने आ जाएंगी कि सच है, ठीक है, सही है, ठीक है, नहीं है, डस्टबिन। लेकिन अक्सर लोगों को सच और सही का नहीं पता चलता। वो कहते हैं ना कि आंखों पे पट्टी बंधी होती है या पर्दे डले हुए होते हैं, लाइक एज कि इंसान का दिमाग एक ही जगह स्टक होता है, चाहे वो किसी मोहब्बत के अंदर है, किसी जगह वहाँ स्टक है, उसको नहीं पता चल रहा होता ये सही है या गलत है। वो अगेन यू आर राइट कि उसमें वो लोग अपने अपने रीजंस दे रहे होते हैं, अपने अपने दलाइल दे रहे होते हैं, अपने आप को, लोगों को मुतमईन करने के लिए 10 तरह के दलाइल दे रहे होते हैं, अपनी अपनी लॉजिक पेश कर रहे होते हैं। तो लेकिन जब तक वो यूनिवर्सली, यूनिफॉर्मली वो अगर नहीं आएगा उसके अंदर सच और सही के ज़ुमरे में, तो वो गलत तो गलत ही रहेगा, आप कितना भी उसको लॉजिक देते हैं। एक चोर भी अपनी चोरी की लॉजिक दे रहा होता है। देखिए वो चीज़ दूसरे को तो समझ में आ जाएगी, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट होनी है उसको समझ में नहीं आ रही, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि उसको? सिंपल सा इशू है, दैट पर्सन नीड्स साइकोलॉजिकल अटेंशन। गुड दैट, मतलब उसको तो ज़रूरी है कि वो फिर साइकोलॉजिकल असिस्टमेंट या साइकोलॉजिकल हेल्प, प्रोफेशनल हेल्प की तरफ से। गॉट इट। यहाँ पर मैं व्यूअर्स ये कहना चाहूँगा कि इस हवाले से जब इस लेवल पे आपको कहीं पर भी हेल्प की नीड पड़ रही है, डेफिनेटली यू आर द डिस्टर्ब, आपसे वो चीज़ हट नहीं पा रही, आपके दिमाग से, आपके दिल से वो शख्स नहीं हट पा रहा और आप कंफ्यूज हैं कि व्हाट शुड यू डू, आप बजाय इसके क्योंकि गलत कदम उठाएं, देन देयर इज़ नीड दैट यू शुड कॉन्टैक्ट टू अस। नंबर आपको चला चुके हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आए, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि इसका हल क्या है, आप किस तरह से हो सकते हैं। उसमें मेडिकेशन भी हैं, उसमें ट्रीटमेंट भी है, उसमें लेक्चर भी है, उसमें आपको डिफ़ाइन करना भी है कि फिर आप रियलाइज़ करते हैं हाँ यहाँ पर मैं गलत था, मेरे से गलती हुई। ऐसे ही डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे ही है, और इसको बिल्कुल शॉर्टेस्ट समरी है, बकौल गालिब कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। इश्क खलल है दिमाग, बस और कुछ भी नहीं है। इश्क बहुत कुछ है, इश्क ज़रूरी भी है, इश्क ज़रूरी। दूसरी तरफ वो भी इकबाल का भी तो शेर है ना कि कभी कभी इसको तन्हा भी छोड़ दे। हाँ, तो इश्क को थोड़ा सा मैं भी डिफाइन करूँगा, लेकिन आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक व्यूअर्स। और इश्क के ऊपर बात हुई थी, डॉक्टर साहब ने छेड़ा था, मैंने कहा इश्क के ऊपर सुनाता हूँ ब्रेक के बाद। क्या ए इश्क इदारा तुझे इश्क सिखाऊं, ज़िक्र यार में बैठकर तुझे बैयत कराऊं, थक जाते हैं लोग अक्सर तेरी ऐन पर आकर, ऐन शीन से आगे तेरे काफ में समाऊं। ए इश्क तेरा आशिक हूँ आ संग तू मेरे, ए इश्क मैं तेरा आशिक हूँ आ संग तू मेरे, सीने से लगाकर तुझे सरमस्त बनाऊं, तू झूम उठे देख के दीवानगी मेरी, आ वजद की हालत में तुझे मैं रक्स कराऊं। व्यूअर्स, इश्क के ऊपर, एक प्यार के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर डेफिनेटली ये एक बड़ा चैप्टर है और बहुत लंबी डिस्कशन है। अभी तो हमारे पास फ्यू मिनट्स हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से मैं इसके ऊपर डिस्कशन के लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर ज़रूर डिस्कस होना चाहिए। लेकिन अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है, जो डिस्कशन हमारी कंटिन्यू है, उसके लिए चलते हैं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, कि ए इश्क आ तुझे मैं इश्क सिखाऊं, तू झूम उठे देख के दीवानगी मेरी, आ वजद की हालत में तुझे रक्स कराऊं। इश्क 2 तरह का होता है, एक फरजानगी, जी दीवानगी। जी, डिपेंड करता है कोई भी काम हम कर रहे हो दुनिया में, उसका रिज़ल्ट क्या है, उसका रिज़ल्टेंट क्या है। इश्क बजाते खुद बहुत बड़ी ताकत है, सुप्रीम ताकत है। बिल्कुल। अल्लाह से इश्क, अल्लाह के नबी से इश्क, बेशक, बंदों से इश्क, अल्लाह की मखलूक से इश्क, हर तरह से ये इश्क जो है ये मतलब आपका प्रोडक्टिव होता है, आपकी रूह को तस्कीन दे रहा होता है। लेकिन अगर हमारी ज़ात में, सेल्फ की बात कर रहा हूँ, एक लफ्ज़ जैसे सेल्फ से एक होता है सेल्फिशनेस, जी, सेल्फिश। तो इफ़ वन इज़ ऑब्सेस्ड विद सेल्फ एंड हैज़ बिकम दैट मच सेल्फिश, और उसको सिवाय हमीयस के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा,
और वो उस अपनी ज़ात की तस्कीन के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपने ज़ाती सुकून आराम के लिए उसने अपने आप को एसोसिएट इस कप से कर लिया, इस फ़ोन से कर लिया, इस चश्मे से, इस XYZ किसी से कर लिया जो 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 मतलब उस मकसद के लिए नहीं बना, और फिर उसको मुंह की खानी पड़ी और उसको वो इश्क का नाम दे और फिर उसमें वो शायरी करे और फिर वो उसमें सफ़े काले करे और फिर वो मुशायरे हों। वो प्रोडक्टिव नहीं है। शायरी फैज़ ने भी की, शायरी गालिब ने भी की, शायरी अल्लामा इकबाल ने भी की, और शायरी फैज़ अहमद फैज़ ने भी की। अब फ़र्क है अहमद फराज की शायरी में और फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में, बहुत फ़र्क है। इकबाल की शायरी में, गालिब की शायरी में तो ज़रूरी नहीं कि उसको जो मिसरे बांध रहा हो या तो जी कर रहा हो, उसकी डीप में जाना है, अच्छे ख्याल को सामने लेकर आया हो, वो अलग चीज़ है। इश्क वो जज्बा है जो इंसान को हैवानियत से उठाकर फरिश्तों की उरूज की तक वहाँ तक पहुँचा देता है। वो जज्बा है, ये वो जज्बा है, बशर्ते कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव हो। सारा खेल डायरेक्शन होता है। वो इश्क अगर आपको किसी इंसान से भी हो और उस इश्क में डूबकर आपके दिल में नरमी अल्लाह पैदा कर रहा हो और आपका मिजाज सॉफ्ट कर रहा हो और आप उसकी मदद से, उसकी वजह से 10 और लोगों को हेल्प आउट कर रहे हो, ये भी तो कहते हैं ना कि इश्क मजाजी इश्क हकीकी की तरफ लेके जाता है। दैट कुड बी ट्रू डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी नीयत क्या है, आपका रास्ता क्या है, आपने मंजिल का तयन क्या किया हुआ है। अगर आप सेल्फिश होकर काम कर रहे हैं, आपका मकसद सामने वाले शख्स का सिर्फ हुसूल है, पोजीशन है, ऑब्सेशन है, और वो फिर सेल्फिश में वो सेल्फिश हो जाएगा, वो अपनी ज़ात के लिए कर रहा है। इश्क का फार्मूला तो ये है कि इश्क उस वक्त तक कामयाब नहीं जब तक अपने आप को भूल नहीं जाते। खुशबू है, वो हवा है, वो पानी है जो हर एक के लिए है। उसमें जब किसी मैं कहा ना कि वो इश्क वो मज़ेदार है कि इश्क आपको अलिफ से हो तो उस अलिफ से इश्क की वजह से आपको बे पे ते सबसे इश्क हो जाए, वो इश्क आपको हो जाए और उस इश्क की मदद से आप बे पे ते के साथ भी वही सलूक करें, वही नरमी, वही मोहब्बत उसी तरह से आप करें जिस तरह से आप। तो उसमें वो है ना सर, वो कहते हैं कि जब तक मैं है तो इश्क नहीं है, जब आके पूछा तू तो फिर जब आता है ना तू सुल्तान बाहू से, तो फिर वो वही तो इश्क में जाता है ना कि जब अपनी मैं को ख़त्म किया, जहाँ मैं ख़त्म हुई, जहाँ तू शुरू हुआ, तो वही तो इश्क है। इश्क की मंजिल है ना, तो इश्क की मंजिल तो तू से है। जब अपने आप को मार दिया तो सेल्फिश तो ना रहा। उसमें एक छोटी सी बात सुन लीजिए। हुसैन इब्ने मंसूर हल्लाज सूली पे चढ़ा दिया गया, पत्थर मारे गए, अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक लगाया, और बात वही हुई कि इश्क की इंतहा थी, इश्क की इंतहा थी। और जब उनको पत्थर मारे जा रहे थे तो उस वक्त हज़रत जुनैद बगदादी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने फूल मारा उनको, वो चीख उठे, पत्थरों पे वो नहीं चीखे, फूल पे चीख उठे, फूल पे चीख उठे, और उस पे उन्होंने कहा कि जुनैद तुम तो मुझे जानते हो, तुम्हें पता है मेरे इश्क की इंतहा क्या है, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, क्या देख रहा हूँ। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने बड़ी अच्छी बात की, उनका मफ़हूम में बता रहा हूँ, जी मुझे नहीं याद, वो ये कि तुमने पर्दा क्यों उठाया, पर्दा क्यों उठाया, तो पर्दा पड़ा रहता, रहने दो, मतलब इश्क का मतलब यह है कि पर्दा पड़ा रहने दो, एनर्जी लेते रहो, एनर्जी देते रहो, एनर्जी बांटते रहो, तो वो इश्क प्रोडक्टिव है। और उसके अलावा दुनिया के सारे इश्क जिसका ताल्लुक़ आपकी अपनी सिर्फ सेल्फ से है, वो सेल्फिशनेस की। मेरे सामने का एक दो हैं जानने वाले, और आपसे मुलाकात भी करा चुका हूँ, आई थिंक हफ्ता 10 दिन पहले मैंने आपको बताया था। तो वो तो सेल्फिश की, मैं इश्क करता हूँ सेल्फिश की हद, लेकिन वो नाकाम हो जाए सिर्फ मेरी वजह से। तो मैंने मेरा आर्गूमेंट हुआ उससे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मैंने कहा मेरा आर्गूमेंट हुआ कि नहीं, ये तुम्हारा इश्क नहीं है, यहाँ पर तुम सेल्फिश हो, क्योंकि जब सामने महबूब की तुम कामयाबी चाहोगे तब वो इश्क है। अपने आप को नाकाम करना होगा, अपने आप को नाकाम करोगे तब इश्क है। इश्क की जो असल पहचान है वो तो यही कि अपनी मैं मारनी है, अपनी मैं को ख़त्म करना है, मट्टी में मिला देना है, और जब तक आपकी मैं नहीं ख़त्म होगी तब तक इश्क की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते। पहली सीढ़ी भी। बहुत प्यारी बात, बहुत ज़बरदस्त। मैं नौजवानों को कोट करूँगा, जैसे मैं किताबें भी कोट कर रहा होता हूँ। अलीमुल हक हक्की के 2 नावल हैं, इश्क का ऐन और इश्क का शीन और इश्क का काफ।
ये 3 नॉवेल्स हैं। अलीमुल हक़ एक अच्छे राइटर थे। ये 3 नॉवेल्स अगर आप लोग पढ़ने का शौक़ रखते हैं या शगफ़ रखते हैं तो ये पढ़िए, इश्क़ा ऐन, इश्क़ा शीन, इश्क़ा काफ। डॉक्टर साहब, इस प्रॉमिस के साथ कि जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा वो हम इसी एरिया को आगे लेके चलेंगे, इसी एरिया को आगे लेके चलेंगे। साइकोलॉजिकल एरियाज को कैसे मैनेज करना है, जो हमारी जनरेशन है, मेन जो एरिया है वो इश्क और मोहब्बत। नाम इश्क का होता है, जो बहके हुए हैं, जो भटके हुए हैं, हमें उनको भी राह रास्त पे लाने की हमने कोई ठेका नहीं लिया किसी को राह रास्त पे ना, कोशिश करनी। हमने सिर्फ अपनी बात रख देनी है बस, बाकी अल्लाह करने वाला है। समझ में उनकी आ जाए तो हमारा काम हो गया। हमारी नीयत क्लियर है, बाकी अल्लाह करने वाला है। मतलब ये मत सोचें कि भाई हमने अपनी ड्यूटी करनी है। हाँ, जो अल्लाह ने हमें दिया हमने बांट देना है बस। जो हमारी ड्यूटी हमने वो करनी है, बाकी उनके अपने ऊपर है कि वो क्या करते हैं। तो हम कर सकते हैं, हम वो करेंगे, ज़्यादा का बोझ नहीं उठाना। व्यूअर्स, इस प्रॉमिस के साथ कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि नेक्स्ट एपिसोड जो है वो इसी के ऊपर होगा जिसको हमने छेड़ दिया है, और इसके होप्स हो, जिस तरह से मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है नेक्स्ट एपिसोड का, और डॉक्टर साहब ने उसको डिफ़ाइन करना है, आप सबको भी होगा। सी टू ऑल ऑफ इश्क और मोहब्बत के हवाले से लोग अपनी क्वेरीज आप तक पहुंचा सकते हैं। इश्क और प्यार और मोहब्बत के हवाले से अपनी क्वेरीज को ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, इनबॉक्स में आप करें, हम उसके सॉल्यूशन जो है वो आपको देने के लिए तैयार हैं। बैठे हैं डॉक्टर साहब से नेक्स्ट एपिसोड के लिए। 034421075116 इस पे आप शेयर कर सकते हैं, इससे आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट आपके साथ हो चुका है या हुआ है तो आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कीजिए, रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब उसका सलूशन भी आपको देंगे और आपकी लाइफ को स्मूथ करने के लिए, इस वादे के साथ कि आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सी टू ऑल ऑफ़ यू टिल द नेक्स्ट एपिसोड। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।